आज हम कल के कल के चर्चा में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद के उदय से राजनीतिक दल की सक्रियता एवं सहयोग में जो टॉपिकें छूट गई थी उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसे हम पार्ट 2 के माध्यम से हम जानेंगे, जिसमें जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में घटित हुआ, वो उसकी आंदोलन की प्रगति से संबंधित जानने की कोशिश करेंगे। समानांतर सरकारें जो भारत में स्थापित की गई राजनीतिक दल द्वारा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सुभाष चंद्र बोस एवं भारतीय राष्ट्रीय सैनिक और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ हमने फॉर्मेट भी बना रखा है, उसे इसी के तहत हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मुस्लिम लीग ने भारत में पाकिस्तान की मांग की सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, तथा सांप्रदायिक त्रासदी भारत में कई जगहों पर घटना घटी और अंततः भारत विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन एवं भारत में निर्वाचन पद्धति जो कि राजनीतिक दल द्वारा किया गया, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लंदन सम्मेलन और ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम भारत की स्वतंत्रता माउंटबेटन को नेहरू एवं जिन्ना द्वारा जीजी गवर्नर जनरल एवं फिर वायसराय बनाए रखने के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद हम भारत विभाजन और भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम अब भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन, आखिर ये आंदोलन होने के पहले क्या घटनाएं घटित हुई जिसके कारण इस आंदोलन का एक स्वरूप तैयार हुआ। इसके तहत क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में प्रपोजल के तहत भेजा गया है, जिसमें स्टैनफोर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचे तथा भारतीय नेताओं से लंबी वार्ता के बाद एक प्रस्ताव पेश किया जो इस प्रकार है। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा। यहाँ युद्ध से संदर्भ जो वर्ल्ड वॉर द्वितीय हुआ था उसका परिप्रेक्ष्य बताया जा रहा है, जिसका स्तर अधिराज्य होगा। युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें कुछ सदस्यों को प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा तथा कुछ को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाना था। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। प्रथम, भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान से सहमत नहीं है तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक देशी रियासतों एवं इस संविधान का अनुपालन करने या इसे स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। तथा पॉइंट 4 के अंतर्गत नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को होगा। इस क्रिप्स प्रस्ताव के प्रति राजनीतिक दलों में अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जिसके तहत कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि केवल भविष्य के वायदों से ही संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि मिलेगी। क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत भारत की प्रतिरक्षा पर ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण था। एस गोपाल ने क्रिप्स को मूलतः अनुरक्षणवादी, प्रतिक्रियाशील और सीमित प्रस्ताव की संज्ञा दी। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथिकीय चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इसे आगे ऐसे बैंक का जो टूट रहा है शब्द जोड़ा। मुस्लिम लीग ने जिन आधार पर क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया था उसमें एक यह था कि संविधान निर्माती सभा में पृथक निर्वाचक मंडल
को मान्यता नहीं दी गई थी। दूसरा आधार था कि उनकी भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अब हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत आंदोलन शुरू करने के कारण एवं वर्धा प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति अन्य दलों की प्रतिक्रिया, आंदोलन का प्रसार एवं उसका विस्तार एवं उसके बाद हम गांधी जी के उपवास और आंदोलन की असफलता के कारण एवं आंदोलन के महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आंदोलन के कारण जानने की कोशिश करेंगे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का एक प्रमुख कारणों में से आता है। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीयों को यह आश्वस्त कर दिया कि सरकार सम्मानजनक समझौते नहीं करना चाहती। युद्ध के दौरान विभिन्न वस्तुओं की कमी और महंगाई, बेरोजगारी के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस प्रोत्साहन देना चाहती थी। सरकार बंगाल एवं उड़ीसा में आम लोगों के नावों पर अधिकार कर रही थी, जिससे जापानीज इन नावों का उपयोग न कर सके। जापानी आक्रमण के फलस्वरूप अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया को खाली कर दिया तथा वहां के नागरिकों को जापानी आक्रांता के कृपा पर छोड़ दिया था। इस कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात करने को कांग्रेस तत्पर थी। दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति भारत में उत्पन्न होने पर भारतीय इसका विरोध कर सके, इसलिए यह आंदोलन आवश्यक हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्धा प्रस्ताव जो लाया गया, इसमें यह बताया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम महान जन संघर्ष था, लेकिन यह अंतिम जन संघर्ष नहीं था, बल्कि यह इसके बाद भी, इसके साथ भी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी इस आंदोलन के साथ ही अपना भारतीय राष्ट्रीय सैनिक की स्थापना की और फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत उस आंदोलन को आगे तक ले गए। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति महात्मा गांधी द्वारा तैयार करवाई गई थी, किंतु इसका नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बजाय द्वितीय पंक्ति के नेताओं के द्वारा किया गया। इसमें यद्यपि गांधी जी सदैव अहिंसा की आवश्यकता पर बल देते रहे, गांधी जी का मानना था कि भारतीयों में विभाजन उत्पन्न होने का मुख्य कारण अंग्रेज ही हैं। यदि वे यहाँ से चले जाएंगे एवं विभाजन की यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, तो भारत के हिंदू और मुसलमान मिलकर अपने देश को स्वतंत्रता की रक्षा स्वयं कर लेंगे। अब वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव को समर्थन दिया और यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे दक्षिणपंथियों एवं अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों ने भी किया, जो कि ये अलग अलग दल बनाए हुए थे। अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। सरदार पटेल ने इस अवसर पर कहा, बम्बई इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु अत्यंत भयानक होगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। 8 अगस्त को अधिवेशन में 14 जुलाई के वर्धा प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यह समिति स्वाधीनता को भारत का जन्मसिद्ध अधिकार मानती है और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक जन आंदोलन जारी करने की मंजूरी देती है। इसमें देश को गत 22 वर्षों में जो शांतिमय संघर्ष की अहिंसात्मक शक्ति प्राप्त हुई, इसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा, जिससे गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़े जन संघर्ष का आह्वान किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि यदि कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो जाएं तो स्वाधीनता की इच्छा एवं प्रयास करने वाला प्रत्येक भारतीय अपना मार्गदर्शक बने। प्रत्येक भारतीय अपने आप को स्वाधीन समझे, केवल जेल जाने से ही काम नहीं चलेगा। गांधी जी ने इसी अवसर पर करो या मरो का नारा दिया। बम्बई के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी का यह भाषण
युगांतरकारी रहा। कांग्रेस नेता एवं हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस नामक पुस्तक के लेखक पट्टाभी रमैया का कहना था कि वस्तुतः गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। गांधी जी उस दिन राजनीति में निम्न धरातल से उठकर उत्कृष्ट मानवता, विश्वव्यापी भ्रातृत्व, शांति आदि से परिपूरित होकर दिव्य रूप की चर्चा कर रहे थे। किंतु महात्मा गांधी ने यह भी घोषित किया कि उनका संघर्ष खुला एवं अहिंसक होगा। उनका कहना था कि वे आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व वायसराय से मिलेंगे और मित्र राष्ट्रों से अपील करेंगे। 8 अगस्त के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के प्रारूप पर 9 अगस्त को पुनः विचार भी होना था एवं औपचारिक रूप से कार्यक्रम को जारी किया जाना था। किंतु रविवार 9 अगस्त को प्रातःकाल ही महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं को कहा गया कि वे आधे घंटे में प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद कांग्रेस के प्रांतीय नेताओं को भी बंदी बना लिया गया। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव में भी भावी जन आंदोलन को विस्तृत गतिविधियों के संबंध में अस्पष्ट था, किंतु इसके उपरांत विस्फोटक स्थिति होने का मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज ने दमन की नीति अपना ली थी। अंग्रेजों ने यह सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया कि कांग्रेस देश में हिंसक विद्रोह करने की योजना बना रही है। सरकार ने समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की उसमें कांग्रेस के कार्यक्रम का उल्लेख था, जिसके अंतर्गत रेलवे पटरियों को तोड़े जाने, टेलीफोन टेलीग्राम लाइनों को काटने, सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचाने की चर्चा की गई थी। अब हम देखते हैं कि कैसे इस आंदोलन का प्रसार हुआ। इसमें गरीब अमीर स्त्री पुरुष सबका सहयोग रहा, परंतु छात्रों ने अहम योगदान दिया। इसमें एआईसीसी के द्वारा संपूर्ण भारत में हड़ताल, धरना, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार आरंभ हो गया। अनेक स्थानों पर आंदोलनकारियों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। बिहार, यूपी, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इत्यादि जगहों से सरकार का नामो निशान मिटा दिया गया। बलिया यूपी, ताम्रलुक मिदनापुर बंगाल, सतारा महाराष्ट्र, तेलचर उड़ीसा के क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार की स्थापना कर लिया। कल्चर उड़ीसा के ये जातीय सरकार लंबे समय तक चलता रहा। छात्र, मजदूर एवं किसानों ने इस आंदोलन को आधार प्रदान किया, जबकि उच्च वर्ग, जमींदार, देशी या नौकरशाही इत्यादि को दायित्व सरकार की ओर था। अब हम आंदोलन की दिशा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर एवं पूना में मजदूर लोग हड़ताल पर चले गए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अरुणा आशापल्ली के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधि प्रारंभ हो गई। जयप्रकाश नारायण एवं रामानंद मिश्र हजारीबाग जेल से भागकर नए नेपाल चले गए तथा वहीं से क्रांतिकारी गतिविधि में संलिप्त रहे। नेपाल में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी कांग्रेस रेडियो के माध्यम से क्रांति संवाद सभी को दिया करते थे, जिसका उद्घोषिका उषा मेहता थी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को धूल झोंकते हुए जर्मनी चले गए। 31 अगस्त 1942 को बर्लिन रेडियो के माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारियों से अपील की कि वे ब्रिटिश आयुध खानों एवं प्रशासन को तहस नहस कर दे। यद्यपि मुस्लिम लीग इस आंदोलन से पृथक रहा, लेकिन कहीं भी पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। हिंदू महासभा भी सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन हिंदू महासभा का मतलब पूरे हिंदू समाज को कहना ये उचित नहीं है, क्योंकि सभी हिंदू ही थे जो कि इसमें भाग लिए और केवल अध्यक्ष हिंदू महासभा के थे, उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। लेकिन जितने हिंदू थे संपूर्ण रूप से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। सोवियत संघ के द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसमें सम्मिलित हुई नहीं हुई, लेकिन और बहुत सारे यहाँ पर सम्मिलित हुए। अब हम आंदोलन के असफलता
के कारण के बारे में जानेंगे, जो कि पॉइंट 4 में है। नेतृत्व एवं संगठन का अभाव इसमें नजर आया। अंग्रेजों का सैनिक दृष्टिकोण से सर्वस्वता रही। युद्ध का सहारा लेकर दमनकारी नीति अंग्रेजों ने अपनाया। अब हम इसके महत्व अब हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय संवैधानिक सुधार स्वायत्ता या वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाने से संतुष्ट नहीं होंगे। अब अंग्रेजों के समक्ष भारत को स्वतंत्र करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंग्रेज अब भारत में कुछ दिनों तक का मेहमान बनकर रह गया था। अब हम देखते हैं कि समानांतर सरकारें भारत में किस तरह से कार्य किया। समानांतर सरकारें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में कई भागों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बने। चित्तू पांडे अपने आप को गांधीवादी कहते थे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया, जो 1944 तक चलती रही। स्थापित स्वशासित समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली सरकार सतारा की थी। यहाँ की सरकार 1945 तक चली, जिसके नेता वाईपी चौहान तथा नाना पाटिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्र कराने में भले ही असफल रहा, किंतु इसके दूरगामी परिणाम सुखदायी रहे। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास कहा जाता है। बल्कि अंतिम नहीं, ये इसके बाद भी भारतीय राष्ट्रीय सैनिक द्वारा आंदोलन किया गया। 1942 के आंदोलन की विशालता को देखते हुए अंग्रेज को यह विश्वास हो गया था कि उन्हें भारत प्रशासन का वैध अधिकार खोने का डर सताने लगा था। अब हम भारतीय राष्ट्रीय सैनिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम परिचय देखेंगे। परिचय के अनुसार हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परिचय से संबंधित हम देखेंगे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी थे। उनके महान त्याग और बलिदान के कारण उनको नेताजी कहा जाता था। सुभाष जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन देश सेवा की भावना ने उन्हें पद त्याग करने के लिए बाध्य कर दिया। वे महात्मा गांधी के कार्यक्रम से प्रभावित नहीं थे। वे नेताजी देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले। वे चित्तरंजन दास से काफी प्रभावित हुए। वे उनके शिष्य तथा सहयोगी बनकर 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस दीनबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त किए हुए। बोस को महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का कमांडर बनाया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार संबंधी आंदोलन में नेताजी ने भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। जब स्वराज दल का गठन किया गया, तब उसके प्रचार की जिम्मेदारी नेताजी ने अपने ऊपर ली। जब कलकत्ता कॉरपोरेशन में उनके दल की विजय हुई, तब उन्हें मेयर बनाया गया। उन्होंने बड़ी तत्परता से अपने कार्यों का संपादन किया। 1925 ईस्वी में बंगाल अराजक आदेश के अंतर्गत उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने पर उन्होंने अपना समय रचनात्मक कार्यों की ओर लगा दिया। उन्होंने गांधी इरविन समझौता का घोर विरोध किया, जिसे नेहरू एवं अन्य लोगों ने करवाया था। उन्होंने एक अलग दल बनाया जिसका नाम इंडिपेंडेंट लीग रखा गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार में उन्होंने महात्मा गांधी की नीतियों को तीव्र आलोचना की। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन खाली हाथ लौटे और पुनः उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, तब नेताजी को कैद कर लिया गया। जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, तब इलाज के लिए वे यूरोप चले गए। 1939 में महात्मा गांधी ने उनके मतभेद काफी बढ़ गया था और नेताजी की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी, जिसके कारण
और उनका गांधी जी के विरोध के बावजूद उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था, पटाबे की हार मेरी हार है। अंत में सुभाष चंद्र ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने एक नए दल का निर्माण किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। नेताजी को गांधी जी के असहयोग आंदोलन में विश्वास नहीं था। इसके बावजूद नेताजी ने गांधी जी को पूज्य तथा सर्वोत्तम महापुरुष कहा। लेकिन यहाँ पर अब नेताजी को अंग्रेजों ने उनके मकान पर ही नजरबंद कर दिया, जिसके बाद 26 जनवरी 1941 को वे अचानक अपने घर से लुप्त हो गए। यह कहा जाता है कि वे काबुल और जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे। बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अब हम देखते हैं कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एवं क्रियाकलाप हुआ। अब इसके तहत हम प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण के अनुसार टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कप्तान मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत से जापान चले गए और वहीं पर शादी कर वहां के नागरिक बन गए। 23 जून 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रथम सम्मेलन बैंकॉक में हुआ। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस जी ही थे। इस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को लीग और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया गया। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन सितंबर 1942 में कप्तान मोहन सिंह के अधीन हुआ। दिसंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका को लेकर जापानी और भारतीय अधिकारियों के बीच मतभेद हो गया। फलस्वरूप कप्तान मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम आज़ाद हिंद फौज के दूसरे चरण में देखेंगे। यहाँ पर हम पहले चरण में देखे हैं कि आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सैनिक की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद हम दूसरे चरण में देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब सुभाष चंद्र बोस जर्मन यू बोट एवं जापानी पनडुब्बी से 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद सिंगापुर आने के लिए फ्रेनिंगबर्ग में भारतीय सेना के संस्थापक आबिद हसन के साथ 8 फरवरी 1943 को एक जर्मन यू बोट में कील से अपनी गुप्त यात्रा आरंभ की। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 टोक्यो पहुंचे। वहां जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने उनका स्वागत किया। इस घोषणा कि जापान भारत पर आक्रमण करना नहीं चाहता। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम की घोषणा कर दी। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने उसका निरीक्षण किया और यहीं पर दिल्ली चलो का नारा दिया। पूर्वी एशिया के प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों का सिंगापुर में एक सम्मेलन बुलाया। इसी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की स्थापना की। 23 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की तरफ से ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस इस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष तीनों थे। वित्त विभाग एस.जी. चटर्जी तथा प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर के अधीन था। महिला संगठन का कार्यभार लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में स्थापित किया गया। जर्मनी, जापान तथा इसके समर्थक देशों द्वारा इस सरकार को मान्यता प्रदान की गई। 6 नवंबर को 1943 को जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने घोषणा की कि जापान ने अंडमान और निकोबार के टापुओं को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को सौंपने का निर्णय किया है।
तुर्जू की घोषणा के बाद 31 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे और दोनों टापू अंडमान और निकोबार का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। अंडमान निकोबार का नाम बदलकर क्रमशः अब शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं के लिए एक झांसी रेजिमेंट स्थापित की। आजाद हिंद फौज के 3 और ब्रिगेड थे, जिसका नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड था। सुभाष ब्रिगेड का सेनापति शाहनवाज खां को नियुक्त किया गया था। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज की तीनों ब्रिगेड ने भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से बर्मा की सीमाओं को पार कर उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्र नागालैंड का घेरा डाल लिया, जो लगभग 1 वर्ष तक चला। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में गांधी जी के नाम एक विशेष प्रसारण में कहा कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और कामना चाहते। इसी संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अब हम देखेंगे कि कैसे आईएनए का प्रभाव एवं महत्व रहा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे भारतीय नेता फांसीवादी शक्ति के मदद से भारत को स्वतंत्र करवाने की नीति का समर्थक नहीं थे। आईएनए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा, परंतु इन्होंने भारतीय जन आंदोलन को निम्न रूप से प्रभावित किया। राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय मनोवृत्ति को जागृत कर रखने में सक्षम रहा। देशभक्ति एवं उत्साह का उदाहरण दिया। ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास दिला दिया कि यद्यपि अब वे भारतीय सैनिक पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि आईएनए के प्रभाव स्वरूप 25 लाख भारतीय लोग सेना में सम्मिलित थे। अंग्रेजों के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया था। मेजर जीडी बख्शी के अनुसार रानी झांसी ब्रिगेड ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय महिला भी ब्रिटिश के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाने को तैयार हैं। विदेश रहने वालों में अपने मातृभूमि के प्रति भक्ति जागृत की। 21 सितंबर 1945 तक अंग्रेजों को आभास हो चुका था कि वो मारे जाएंगे या देश छोड़कर भागने लगे। हर जगह मारे जा रहे थे। बहुत सारे अंग्रेजों को इस दौरान मौत की सामना करना पड़ा। अब हम देखेंगे कि उसके बाद हम देखेंगे कैसे रॉयल नेवी ने विद्रोह किया। उसके बाद हम इसका महत्व देखेंगे। आजाद हिंद भारतीय राष्ट्रीय सैनिक का हम महत्व देखेंगे। आजाद हिंद फौज की मुद्दे पर भारतीय जनता की विभिन्न समूहों ने जिस प्रकार एकताबद्ध भावना का प्रदर्शन किया, ऐसा कभी भी इतिहास में देखने को नहीं मिला। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यूपी तथा पंजाब के शहर इस प्रदर्शन के मुख्य केंद्र थे, परंतु धीरे धीरे बलूचिस्तान, असम तथा पूर्व के कुछ क्षेत्रों में फैल गया। इस आंदोलन में भागीदारी कई तरह से थी। चंदा देना, दुकान बंद रखना, राजनीतिक दलों एवं संगठनों ने कैदियों के लिए आवाज उठाई। भारतीय समाज का ऐसा कोई भी समूह नहीं था जिसने इसका समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों और सेना के कुछ लोग आजाद हिंद फौज के समर्थन में बह गए। आजाद हिंद फौज आंदोलन के दौरान कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। कलकत्ता में एक बार फिर आजाद हिंद फौज के अब्दुल रशीद के 7 वर्ष के कठोर कारावास सजा के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन हुए। सैनिक अदालत ने आजाद हिंद फौज के सभी अभियुक्तों को दोषी पाया तथा उन्हें सजा सुनाई गई, परंतु जनमत उस समय इतना उत्तेजित था कि सरकार को उस समय झुकना पड़ा। सजा निलंबित कर दी गई तथा
अफसरों को आज़ाद कर दिया गया। इसकी रिहाई कांग्रेस के लिए बहुत भारी जीत थी। इसके अलावा इस मुकदमे ने जनता के दिलों में ब्रिटिश साम्राज्य का डर निकाल दिया था एवं भगत सिंह राजगुरु एवं अन्य की फांसी की सजा को न माफ कराने पर जो कांग्रेस की आलोचना हुई थी, इसी फांसी माफी कराने से उनकी हुई। इसी दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय सैनिक थे, उसके इस विद्रोह के कारण रॉयल इंडियन नेवी जो कि ब्रिटिश के अधीन थे, उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत आजाद हिंद फौज के कारनामों ने भारत के अन्य सिपाहियों, नाविकों तथा वायुसेना के अधिकारियों को भी प्रभावित किया। इस असंतोष का संकेत तब मिला जब दमदम हवाई अड्डे पर रॉयल फोर्स के अफसरों ने आदेश लेने से मना कर दिया। इसके बाद रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में एक नई लहर आई। 18 फरवरी 1946 को सिग्नल स्कूल एवं ट्रेनिंग जहाज तलवार के नायकों ने अपनी आप खाना जातीय भेदभाव तथा अंग्रेज अफसरों द्वारा भारतीय चरित्र पर अपमानजनक लांछन लगाने के विरोध में हड़ताल कर दी। एक नाविक बीसी दत्त को जहाज पर अंग्रेज भारत छोड़ने लिखने के जुर्म में गिरफ्तार किए जाने से उनके साथियों में रोष फैल गया। जहाज से यूनियन जैक हटा लिया गया तथा उस पर तिरंगा का झंडा, हरा तथा लाल झंडे को संयुक्त रूप से बांध दिया गया। नाइको ने एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का भी चयन कर लिया तथा उसने एक मांग पत्र सूत्रबद्ध किया जिससे अच्छा खाना तथा भारतीय और अंग्रेजी नाविकों को समान वेतन, आजाद हिंद फौज सैनिकों की रिहाई तथा इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की गई। 20 फरवरी को जब नाइको को वापस बैरक में जाने का आदेश दिया गया, जाने पर पाया कि वहां पर सशस्त्र घेरे में वे लोग पास गए। अगले दिन उन्होंने घेरा तोड़ना चाहा तो कौशल बेटमों में लड़ाई शुरू हो गई। एडमिरल गोडले ने हवाई हमले से नौसेना को नष्ट करने की धमकी। शीघ्र ही आम जनता नायकों से मिल गए तथा बम्बई तथा कलकत्ता में सभाएं हुई, जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें हुई। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, दुकान, रेलवे स्टेशन, बैंक, अनाज के गोदाम में आग लगा दी गई। बम्बई के बाद कराची रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का दूसरा केंद्र रहा, जहां स्टेड तथा अन्य जहाज तथा 3 तटीय संस्थान अस्थायी हड़ताल पर चले गए। इसके अलावा मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, कोची, जामनगर के अन्य संस्थानों में भी सांकेतिक हड़ताल हुए। कुल मिलाकर 78 जहाज, तटीय संस्थान तथा 20,000 नाविक प्रभावित हुए। बम्बई शहर में फिर से व्यवस्था बहाल करने के लिए 2 सेना बटालियन की मदद ली गई तथा सरकारी सूत्रों के अनुसार 228 नागरिकों की मृत्यु हुई तथा 1028 घायल हुए थे। अब ऋण के महत्व में सब देखेंगे हम कि ऋण का विद्रोह सबसे साहसपूर्ण विद्रोहों में से एक था। इस विद्रोह का लोगों के दिलों पर काफी प्रभाव पड़ा, परंतु अंग्रेज ने न तो इसे आरंभ किया और न ही इसका समर्थन किया। 23 फरवरी को मोहम्मद अली जिन्ना तथा वल्लभ भाई की सहायता से नाविकों को हथियार डालने को मना लिया गया। इसमें हम देखते हैं कि आइनो विद्रोह में यह स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजी शासन समाप्त हो चुकी है, अब केवल सत्ता हस्तांतरण की औपचारिकता भर रह गई है। यहाँ पर 20 लाख की जो भारतीय फौज थी, उसमें बहुत सारे सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया गया था और विभाजन के बाद वो लोग भारत भी छोड़ गए थे। अब हम जो पाकिस्तान की रणनीति रही उसको देखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मांग से लेकर के सीधी कार्रवाई, दियो सांप्रदायिक त्रासदी और भारत विभाजन के संदर्भ में हम देखेंगे। 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में के एक मुस्लिम छात्र रहमत अली ने एक पर्ची निकाला जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम राज्य को एक अलग राज्य बताया। रहमत अली ने इसका नाम पाकिस्तान रखा। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध एवं बलूचिस्तान से मिलकर बनाया है इसने। ये सभी राज्य मुस्लिम बहुल राज्य थे। इस प्रकार मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र
का सपना पाकिस्तान के नाम से साकार करना चाहता था। 1938 में सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग ने पहली बार लीग प्रोपेगेंडा में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। 1940 में लाहौर अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। लीग ने कहा कि भारत का विभाजन संप्रदायों के आधार पर होना चाहिए और उसी के अनुसार राष्ट्रों का निर्माण होगा। लीग ने यह भी कहा कि भारत में दो घर राष्ट्र रहते हैं और दोनों को अपना घर, अपना भूमि और अपनी सरकारें की आवश्यकता होती है। भारत की समस्या आंतरिक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। कांग्रेस इस पर विचार से सहमत नहीं थी और उसका कहना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो इस देश की एकता के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि सीधी कार्रवाई दिवस है। सीधी कार्रवाई दिवस 1946 को मुस्लिम लीग ने की। लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। पूरे देश में भयानक दंगा हुआ। यह सांप्रदायिक उन्माद शीघ्र ही उत्तर भारत के अन्य भागों विशेषकर पूर्वी बंगाल एवं बिहार में फैल गया। दंगा का मुख्य केंद्र नोआखली था जहां लगभग 8,000 लोग मारे गए और 20,000 लोग घायल हुए। अब हम सांप्रदायिक त्रासदी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसके अंतर्गत सत्ता हस्तांतरण के प्रक्रम के अंतिम वर्षों में सांप्रदायिक भावनाएं भारतीय राजनीति में अत्यधिक उग्र होने लगी। जिन्ना द्वारा लड़कर लेंगे पाकिस्तान बटकर रहेगा हिंदुस्तान के नारे ने जब अत्यंत उग्र रूप ले लिया 1946 तक जिन्ना एवं मुस्लिम लीग को भारी जनसमर्थन मिलने लगा। पाकिस्तान प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने के लिए 16 अगस्त 1946 को लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का निर्णय लिया। सुहरावर्दी द्वारा 16 अगस्त को छुट्टी की घोषणा करते हुए कहा गया कि पुलिस और सेना हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले प्रारंभ कर दिए। इस समय होने वाले अभूतपूर्व सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय परिदृश्य की पूरी तरह से बदल दिया। कलकत्ता के अपराध जगत के दो प्रतिस्पर्धी दलों के बीच व्यापक संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दंगों में धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया जाना, विरोधी संप्रदायों की महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी संपत्ति पर आक्रमण आदि आम बातें हो गई। 19 अगस्त तक 4,000 से अधिक लोग मार दिए गए। इन दंगों में मरने वाले हिंदुओं की तुलना में मुसलमान अधिक थे। इन तथ्य को गवर्नर जनरल बेबेल ही नहीं अपितु पटेल ने अस्वीकार किया। इन घटनाओं के उपरांत सांप्रदायिक दंगे धीरे धीरे पूर्वी बंगाल के नोआखली में फैलने लगे। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के नोआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत बम्बई में फैलने लगे। वस्तुतः यहाँ के कृषकों के असंतोष पहले से विद्यमान था। यहाँ के अधिकांश किसान मुसलमान थे जबकि जमींदार एवं व्यापारी समूह में हिंदुओं की प्रधानता थी। नोआखली के दंगे में हत्याओं की तुलना में संपत्ति का अधिग्रहण, महिलाओं से दुर्व्यवहार, बलात्कार आदि की घटनाएं अधिक हुई। इसमें यह भी देखा जाता है कि एक तरफ भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो दूसरी तरफ बहुत सारे हिंदू, कम से कम 10 से 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी। एक तरफ भारत सत्ता का लाभ उठाने के चक्कर में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे तो वहीं दूसरी तरफ मौत का तांडव हो रहा था। अब हम इसमें भारत विभाजन जो कि किया गया उसके बारे में जानेंगे। कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के उपरांत विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। देश में होने वाली भयावह परिस्थिति को अब 3 जून योजना का कार्यान्वित करना था। इसके लिए आवश्यक यह था कि एक और ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल पास कर नए संविधान का कानून आधार प्रदान करे। दूसरी ओर प्रशासनिक और परिणामों का भी सामना करना था। अंततः माउंटबेटन की घोषणा के आधार पर भारत स्वतंत्रता संबंधी एक बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को यह बिल भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में स्वीकृत हो गया। 15 अगस्त 1947 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं सम्मिलित थी जिससे संबंधित मुख्य बिंदु है। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का विभाजन करते हुए 2 डोमिनियन भारत एवं पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 से पूर्व बनाने का प्रावधान किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि ब्रिटिश सरकार उन दोनों डोमिनियन को सत्ता हस्तांतरित कर देगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा दोनों डोमिनियन
कि संविधान सभाओं को सत्ता का दायित्व सौंपा गया। संविधान सभाओं को इसकी इच्छा के अनुसार अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस प्रकार संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना दी गई। भारत एवं पाकिस्तान दोनों डोमिनियन के लिए एक एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति डोमिनियन के मंत्रिमंडल के द्वारा की जाए। गवर्नर जनरल एवं प्रांतों के गवर्नर भविष्य में केवल वैधानिक शासक रहेंगे। जब तक संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य पूरा नहीं कर लेती, तब तक ये विधानमंडल के रूप में ही कार्य करती रहेगी। उनकी विधायी शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। अधिनियम में यह भी कहा गया कि 15 अगस्त 1927 के उपरांत ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कोई भी अधिनियम इस डोमिनियन पर उनके विधानमंडल की स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया जा सकेगा। प्रांतों में जब तक निर्वाचन नहीं होते हैं, तब तक वर्तमान विधायिका ही कार्य करती रहेंगी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। अधिनियम में यह भी कहा गया कि जब तक वर्तमान संविधान सभाएं डोमिनियन के लिए नया संविधान नहीं बना लेती, तब तक उनका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा। यद्यपि इस अधिनियम में से उन धाराओं को हटा लिया गया जिसका संबंध गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर के उत्तरदायित्व भारत सचिव के संबंधी नियंत्रण एवं अन्य तत्संबंधी प्रावधानों से था। 1935 के अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन किया गया कि अंतरिम काल में इन दोनों डोमिनियन का शासन लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार चलाया जा सके। भारतीय रियासतों पर ब्रिटेन के सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। उनको यह अधिकार दिया गया कि वे भारत अथवा पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं। वे अपने को भावी संबंधों में निर्धारण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान बनाने पर रेडक्लिफ कमेटी ने कार्य किया। यह कमेटी 15 जुलाई 1947 के अंतर्गत बनाया गया, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत बनाया गया। यह अधिनियम पार्टीशन को स्वीकार करता और दोनों की संप्रभुता को स्वीकार कर दो राष्ट्रों की संप्रभुता को स्वीकार करता है। एक का पाकिस्तान, दूसरे का भारत नाम रहेगा। जून 1947 में ब्रिटेन ने सर क्रिल रेडक्लिफ को दोनों देशों की बाउंड्री निर्धारण के लिए बनाया, और वह लाइन 1 फॉर बंगाल और एक पंजाब के अंदर बनाया गया। और यह कमीशन एक बाउंड्री खींचने की ओर अग्रसर हुई, जिसके द्वारा पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया, जहां पर कि मुस्लिम बहुल एरिया को पंजाब पाकिस्तान को दे दिया गया और हिंदू बहुल एरिया को भारत को दे दिया गया। अब रेडक्लिफ ने अपना जो विभाजन का मैप था वो 9 अगस्त 1947 को जारी कर दिया। उसके द्वारा नए बाउंड्री की अनाउंसमेंट की गई, जिसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया गया। उसके बाद भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। अब हम देखेंगे कि कैसे अंतरिम सरकार का गठन और भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। अंतरिम सरकार के गठन के तहत हम देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा वायसराय के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद 12 अगस्त 1946 को वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने का निमंत्रण भेजा। अंग्रेजों ने भारत आने के बाद अंतरिम सरकार के गठन के रूप में पहली बार भारत का शासन भारतीयों के हाथ में आया। 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अशरफ अली, सी राजगोपाल, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, शफाअत अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और कावस जी थे।
लीग ने पहले अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, किंतु बाद में 16 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। 25 अक्टूबर 1946 को 4 सदस्य लियाकत अली, आई चिदरान, अब्दुल रथ निस्तर और जोगेंद्रनाथ मंडल की अंतरिम सरकार का सदस्य बनाया गया। लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त विभाग के प्रभारी थे। कांग्रेस और लीग दोनों अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, किंतु दोनों के बीच कटुता बनी रही। वित्त विभाग के प्रभारी लियाकत अली ने पहला बजट पेश किया। उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि बजट कांग्रेसी नेताओं के लिए सिरदर्द बन गया। फलस्वरूप कांग्रेस और लीग के मध्य कटुता और बढ़ गई। कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद दूर करने के लिए 3 से 6 दिसंबर 1946 के मध्य लंदन में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली, वायसराय वेवेल, कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने भाग लिए, किंतु यह सम्मेलन भी लीग के कांग्रेस के बीच गतिरोध दूर करने में असफल रहा। अब हम भारत में निर्वाचन और आम चुनाव से संबंधित निर्वाचन की जानने की कोशिश। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने अंतिम सरकार की स्थापना के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए। इस संबंध में भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में विचार विमर्श किया गया। यद्यपि अब मुस्लिम लीग ने भी अनमने रूप से कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, किंतु अंतरिम सरकार की स्थापना करने में निरंतर रोड़ा लटकाया। इस बार के चुनाव में भी 1937 की भांति नेहरू जी अत्यंत लोकप्रिय वक्ता रहे। यद्यपि कांग्रेस के संगठन एवं प्रत्याशी के चयन में पटेल की सर्वाधिक भूमिका रही। चुनाव के उपरांत गैर मुस्लिम चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस को भारी विजय मिली। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस को विजय मिली, लेकिन गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मिली। मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस को नहीं विजय मिली। केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस को 102 में से 57 सीट पर विजय प्राप्ति हुई। प्रांतों के चुनाव में 1937 में जहां कांग्रेस को 846 समान स्थानों में से 714 स्थान प्राप्त हुए थे, वहीं 1946 में 923 स्थान प्राप्त हुए, जिसमें से विशेष निर्वाचक मंडलों के स्थान भी शामिल थे। हिंदू महासभा को जैसे तैसे मात्र 2 स्थान प्राप्त हुए। निर्दलीय, जिनमें यूरोपीय एवं ऐसे मुसलमान थे जो लीग में सम्मिलित नहीं थे, को कुल मिलाकर 201 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग को आरक्षित सभी सीटों पर विजय मिली। प्रांतों को 509 सीट में से 442 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। इन चुनाव में मुस्लिम लीग ने अपने जनाधार की अत्यंत विस्तृत कर लिया और मुसलमानों की प्रमुख पार्टी होने का गौरव प्राप्त किया। इन चुनाव में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। जिन्ना अब मुसलमानों के सर्वोच्च नेता बन चुके थे। लीग ने अपना यह दावा सिद्ध कर दिया कि वह ही मुस्लिम समुदाय की एकमात्र प्रतिनिधि है। नेहरू जी ने 23 जुलाई 1950 पत्र में लिखा है, जिसमें कहा गया कि अंतरिम सरकार को काम करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके लिए वायसराय की संवैधानिक अध्यक्ष माना जाना चाहिए। इसमें नेहरू जी स्पष्ट रूप से वायसराय को संवैधानिक अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे लंदन सम्मेलन ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया। इसके तहत हम लंदन सम्मेलन के तहत अंतरिम सरकार में यद्यपि हिंदू मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित थे, किंतु कांग्रेस एवं लीग के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा था। इस संकटकालीन स्थिति से उबरने के लिए भारत सचिव ने कांग्रेस, लीग एवं सिख के नेताओं को लंदन में एक सम्मेलन बुलाया ताकि सम्राट की सरकार के साथ वह बातचीत करे। इस सम्मेलन में एटली और लॉर्ड वेवेल के अतिरिक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली सम्मिलित थे। कांग्रेसी नेताओं ने भारत की अखंडता को बनाए रखने का इस समय अंतिम असफल प्रयास किया, किंतु यह सम्मेलन सफल न हो सका। इसी बीच कलकत्ता में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए। सांप्रदायिकता की यह लहर देश के अन्य भागों में भी फैलने लगी।
यह सब देखते हुए ब्रिटिश सरकार का भारत त्यागने का निर्णय, भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे के चलते ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की स्थिति को वो काबू में नहीं रख पाएंगे। यदि भारत को राजनीतिक समस्याओं का हल करने में उन्होंने विलंब किया तो परिस्थिति और बदतर होती चली जाएगी। 20 फरवरी को क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा कि ब्रिटिश सरकार के सामने दो ही विकल्प है। प्रथम विकल्प यह है कि भारत में और ब्रिटिश सेना भेजकर वहाँ नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिससे भारत 15-20 वर्षों तक ब्रिटिश दबाव में रह सके। दूसरा विकल्प यह था कि ऐसी घोषणा कर दी जाए कि एक निश्चित अवधि के उपरांत ब्रिटिश सरकार अपना उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप देगी। पहला विकल्प इसलिए त्याग दिया क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं था और साथ ही भारतीय लोकमत के विरुद्ध था। प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की सम्राट की सरकार की इच्छा है कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार वह अपना उत्तरदायित्व उन प्राधिकारियों के हाथ में सौंप दे जिसको भारत में सर्वदल संविधान के अनुसार स्थापित किया जाए। परंतु दुर्भाग्यवश इस समय स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ऐसा संविधान बना पाएगा और ऐसा प्राधिकारी प्रकट हो सकेगा। इस समय की स्थिति अनिश्चित है, यह बड़ी भयावह है, इसकी अनिश्चित समय तक चलने भी नहीं दिया जा सकता। अब हम देखेंगे कि कैसे भारत की स्वतंत्रता माउंटबेटन को नेहरू एवं जिन्ना द्वारा गवर्नर जनरल और फिर वायसराय के पद पर बनाए रखा गया। इसके अनुसार जब माउंटबेटन योजना भारत में आया तो भारत में सुगमता पूर्वक स्वतंत्रता का हस्तांतरण करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को असाधारण अधिकार देकर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जबकि यह जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के कारण किया गया था। माउंटबेटन की छवि अंग्रेजों और भारतीयों में एक महान राजनयिक एवं छबीले राजकुमार की सी बन गई थी, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसमें सैनिक जैसा दो टूकपन, आकर्षक व्यक्तित्व एवं चतुराई से राजनीतिक समस्याओं को हल कर देने की कला थी। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौके पर निर्णय लेने को अनेक असाधारण शक्तियां प्रदान की थी। भारत पहुंचने के उपरांत माउंटबेटन ने भारत राजनीतिक समस्याओं को हल के लिए विभिन्न भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। 3 जून 1947 को उसने अपनी योजना प्रकाशित कर दी, जिसमें माउंटबेटन इस योजना के तहत ब्रिटिश सरकार का मानना है कि वह शीघ्र ही भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा चुनी सरकार के हाथों में सौंप दे। भारत दो भागों, भारत एवं पाकिस्तान में बंट गया, जिसका जिक्र हमने बहुत इससे पहले ही कर दिया है। अब हम भारत विभाजन के बारे में भी हमने जिक्र कर दिया है। अंततः हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानेंगे, जिसको 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को यह बिना किसी संशोधन द्वारा हाउस ऑफ कॉमर्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई को 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम और ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर के बाद 15 जुलाई 1947 को भारत 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार ही भारत का विभाजन किया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के उपरांत विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। देश में होने वाली भयावह परिस्थिति में अब 3 जून की बात की गई थी। उसी के अनुसार इस भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1927 को देश पाकिस्तान और भारत नामक 2 अधिराज्यों में विभक्त कर दिया गया। पाकिस्तान में शामिल प्रदेशों को छोड़कर शेष भाग भारतीय अधिराज्य होगा। इन दोनों अधिराज्यों की सीमाओं का निर्धारण सीमा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य के विधानमंडल को अपने अधिराज्य के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उनकी महामहिम सरकार द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों या जनजातीय क्षेत्रों या किसी प्राधिकारों के बीच संपन्न हुई सभी संधियां और करार समाप्त हो जाएंगे। सभी अधिराज्यों और प्रांतों का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार
उस समय तक चलाया जाएगा जब तक कि संविधान सभा। अब हम यहाँ एक बात और देखते हैं कि संविधान सभा संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण से संबंधित है। जो कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया वह था जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कुल 996 स्थान को संविधान सभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में 214 स्थानों में से कांग्रेस 201 पर विजय हुई, जबकि मुस्लिम लीग 78 मुस्लिम स्थानों में 73 पर जीत मिली। 20 नवंबर 1946 को वेबल ने संविधान सभा की पहली बैठक के लिए निर्वाचित सदस्यों को आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिए गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया, जो 22 जनवरी को पारित हुआ। लीग ने लगातार बहिष्कार को देखते हुए अंततः ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दे दिया कि संविधान सभा का निर्णय मुस्लिम बहु प्रांतों पर लागू नहीं होगी। ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप भविष्य में लीग के हाथ और मजबूत हो गए। अब हम जो संवैधानिक व्यवस्था की गई थी उसके बाद हम जब तक नए संविधान के अंतर्गत प्रांतों में चुनाव नहीं होता तब तक पुराना विधानमंडल ही प्रांतों में कार्य करेगा। 200 वर्षों तक ब्रिटिश दास्ता के जकड़न से मुक्ति के बाद 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास में एक कालखंड का अंत और युग का आरंभ हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया तथा जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। विभाजन के बाद रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित आयोग ने दोनों देशों भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। भारत संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसके निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये खर्च हुए तथा फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के पद पर भी नियुक्त किया गया। अब हम देखते हैं कि यह जो भी घटनाएं घटी थी उस पर कुछ आलोचक अपने आलोचना के माध्यम से विचार रखते हैं कि कहते हैं कि चौरी चौरा कांड में उत्तेजित भिड़े ने जब 22 जवानों को थाना में ही जलाकर मार दिया था तब गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने को कहा, क्योंकि वो हिंसा के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। वो शांति प्रिय आंदोलन के पक्षधर थे, जिसके बाद उन्होंने इस विरोध को वापस ले लिया। लेकिन वहां पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी जी जो चारों लोग थे, इन्होंने गांधी जी के इस वापस लेने की योजना की आलोचना की तथा अंग्रेजों को यह दिखाया और अंग्रेजों ने देखा कि गांधी अलग थलग पड़ रहे हैं इन चारों के कारण, इसलिए अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर गांधी जी को 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इसका मतलब कि जब वो अरेस्ट हुए उसके बाद अगर वो जेल से 6 वर्ष के बाद छूटते तो 10 मार्च 1928 को गांधी जी जेल से छूटते। यह सजा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में दिया था। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद मोतीलाल नेहरू तथा सीआर दास के नेतृत्व में कांग्रेस जनों के अंदर इन लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किए जाने वाले 1923 के चुनाव में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की और विधान परिषद में प्रवेश करने की रुचि प्रकट की, जिसके कारण कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट बन गए, जिसके अंदर एक परिवर्तनवादी और दूसरा अपरिवर्तनवादी। जो परिवर्तनवादी जो अपनी लड़ाई को विधान परिषद में ले जाना चाहते तथा अपरिवर्तनवादी जो विधान परिषद में प्रवेश के विरोध थे। कांग्रेस में इन दोनों की बातों को स्वीकार न हो पाने के कारण मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने त्यागपत्र दे दिया तथा 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की खुद से स्थापना कर डाली। उसके बाद एक बात और सामने आती है कि जब इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी तब इन्होंने देखा कि अब हमें कैसे मान्यता मिलेगी। इसके लिए उन्होंने गांधी जी से जेल में जाकर संपर्क किया और उनसे बोला कि हम आपकी निकलने की व्यवस्था कराते हैं और आप हमें बाहर आकर
समर्थन दे दीजिएगा कांग्रेस की तरफ से। और उनके इस षड्यंत्र को गांधी जी समझ न सके और वो निकलने की चेष्टा में 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य के हवाला देते हुए गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद 6 नवंबर 1924 को गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और सियारदास के मध्य समझौता हुआ। यह समझौता को बड़े चालाकी से मोतीलाल नेहरू ने गांधीदास समझौता के नाम से प्रसिद्ध करवाया। आज़ादी के बाद नेहरू जी द्वारा यह काम किया गया है। समझौता द्वारा यह तय हुआ कि स्वराज पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी। उसका अपना अलग सचिवालय होगा। इसे 1924 के बेलगाम अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया। 1923-24 में स्थानीय निकायों के चुनाव में स्वराज के सीआर दास, कलकत्ता के मेयर से विठल भाई पटेल, अहमदाबाद के राजेंद्र प्रसाद, पटना के यहाँ पर मोतीलाल नेहरू चुनाव न लड़ते हुए अपने बेटे को जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद से चुनाव लड़ाया और वहाँ से वो जीत गए और मेयर से बने। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधान मंडल में स्वराजियों के नेता बने तथा वहीं बंगाल विधान मंडल में सीआर दास को बनाया गया। 1925 में मोतीलाल नेहरू ने एक षड्यंत्रकारी नीति का प्रतिपादन किया और स्क्रीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली, जो थल सेना में भारतीयकरण करने के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पर इसका अध्यक्ष जो था वो जनरल सर एंड्रू था। इस कमेटी में अन्य भारतीय मोहम्मद अली जिन्ना एवं एम रामचंद्र थे। यहाँ भी जिन्ना सम्मिलित रहा। और यहाँ एक बात जानना आवश्यक हो जाता है कि नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन, एडविना यारो, ये चारों एक ही कॉलेज में ब्रिटेन में लॉ की पढ़ाई किए थे। दोनों ये चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि बाद में माउंटबेटन एवं एडविना हस्बैंड वाइफ बने। इसके बाद हम देखते हैं क्रमशः मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके बाद फिर दोबारा जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू गांधी जी से मिलने 9 जुलाई 1930 को जेल गए। उसके बाद गांधी इरविन समझौता की नींव रखा गया और इसे किया गया, जिसकी आलोचना सुभाष चंद्र बोस भी करते हैं कि ये गलत समझौता किया गया था। पूना पैक्ट में भी गांधी जी से मिलने राज गोपालचारी, जो कि बाद में गवर्नर के पद पर रहे, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद जी गए, जो कि गांधी से अम्बेडकर समझौता करवाया। फिर जिन्ना ने भी अपनी 14 सत्रीय मांग नेहरू रिपोर्ट की तरह रखी, जिसमें उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 1940 के लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास करवाया था। अब हम देखते हैं कि 1938-39 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अग्रणी नेता के रूप में उभरे तथा उनको कांग्रेस के अंदर जन समर्थन बहुत ही ज्यादा था। लेकिन गांधी जी एवं नेहरू के सत्ता अध्यक्ष बनने की मंशा के कारण त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वहीं नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक इसी समय तरह आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपार कांग्रेस के अंदर जनसमर्थन मिला, लेकिन गांधी जी ने नेहरू प्रेम में उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया और नेहरू को बनवा दिया। इसी संदर्भ में बिपिन चंद्र अपनी पुस्तक में कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन बहुत कम समय के लिए था का बेतुका हवाला देते हैं और कहते हैं कि इसलिए उनको पीएम नहीं बनने दिया गया। इसी तरह भारत विभाजन में केवल हम देखते हैं कि केवल भारत विभाजन में पाकिस्तान के अलग होने की कहीं बात बताई जाती है, लेकिन मुगलों या मुस्लिमों एवं अंग्रेजों ने मिलकर भारत को कई भागों में बांटा, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जकार्ता इत्यादि में बांटा है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ, लेकिन यहाँ पर केवल कांग्रेस ही सरकार बनाने में सक्षम रहा और बाकी अन्य दल किनारे पर रह गए, जैसे कि
जैसे कि एक नाव में 4 लोग सवार हुए और नाव समुद्र में जाते जाते उसमें से 3 लोग समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं और एक व्यक्ति उस नाव में तैरता हुआ समुद्र में मजे करता है। इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब हम निष्कर्ष के तौर पर यह देखते हैं कि भारतीय आज़ादी आंदोलन में पार्टियों का जो योगदान रहा उसे न तो कोई भुला सकता है, बल्कि इन पार्टियों ने आंदोलन करते करते भारत की नींव रख डाली तथा लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित कर डाली, जिससे प्रत्यक्षतः सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गया और अंग्रेज का प्रभुत्व पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। एक दिए गए वक्तव्य जो कि स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, की पुष्टि यह आज़ादी पूरी तरह से करता है जिसकी चाहत हर भारतीय को थी।